तो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जहाँ तक हम लोग पहले कंप्लीट किए हैं, अब आगे फर्दर उसको एक्सीड करेंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब होता है बम का फटना, जैसे होता है एक्सप्लोजिव, तो बम जैसे फटता है। एक्सप्लोजन का मतलब रैपिड ग्रोथ, रैपिड चेंज इन पॉपुलेशन या रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन ऑर्डर पहले पढ़ेंगे, कैसे कैसे वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तो 1900 में कितना था वर्ल्ड का पॉपुलेशन? 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन था 2 बिलियन, और 200 में कितना हो गया? 6 बिलियन। मतलब 100 साल में 3 गुना इंक्रीज किया। 2011 में कितना हुआ? 7.2 बिलियन, और प्रेजेंट में पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या है? 7.8 बिलियन। और इंडिया का पॉपुलेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का पॉपुलेशन जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि जैसे वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, उसी रेशियो से, उसी स्पीड से, उसी रेट से इंडिया का भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था। तो जैसे देखो 1947 में हम लोगों का देश आजाद हुआ, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना था हम लोगों का पॉपुलेशन? 350 मिलियन था इंडिया का पॉपुलेशन, जो कि 2000 में बढ़कर कितना हो गया? 1 बिलियन। 1947 से लेकर 2000 के बीच में कितना का चेंज आया? यहाँ पे चेंज आया 650 मिलियन का, 650 मिलियन का चेंज आया, इन ग्रोथ हुआ। 2000 में अगर कितना हुआ? 650 मिलियन का ग्रोथ हुआ। तो 2011 में कितना है पॉपुलेशन? 1.2 बिलियन पॉपुलेशन। अब प्रेजेंट में क्या हम लोगों का पॉपुलेशन है? 1.4 बिलियन। ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इससे क्या पता चलता है कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे हो रहा था, उसी रफ्तार से इंडिया का भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा। वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लाइक हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन। क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ होने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होने के कारण, और जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाने के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ है। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ होने के पीछे ये भी कारण है कि जो इंडिया का हेल्थ फैसिलिटी है वो इम्प्रूव किया, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव किया, तब जाकर पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ। तब जाकर नहीं थे, इस मेन कारण यही है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? यही हम बता रहे थे। रैपिड ड्रास्टिक राइज इन पॉपुलेशन, जो एकदम से एकाएक पॉपुलेशन का नंबर बढ़ जाना, मतलब लोगों का नंबर बढ़ जाना। रैपिड मतलब स्पीड से, जल्दी से, या फिर उसको बोल सकते हैं क्या? ड्रास्टिक राइज इन पॉपुलेशन, मतलब ड्रास्टिकली उसमें एकदम से अपलिफ्ट होना या फिर जंप कर जाना, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लोजन बोलेंगे। तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो रैपिड एंड ड्रास्टिक है, इसीलिए इसको बोला गया क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? ऐसा क्यों हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं क्या? बर्थ रेट, नेटिलिटी रेट। बर्थ रेट मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी का पॉपुलेशन में एडिशन होना, उसको बोलते हैं बर्थ रेट। तो बर्थ रेट में क्या जाएगा? नंबर ऑफ न्यू बॉर्न एडेड पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। मतलब एक साल में 1000 लोगों के बीच में, एक साल में 1000 लोगों के रेशियो में कितना न्यू नेट बेबी का या फिर न्यू बॉर्न बेबी उस पॉपुलेशन में ऐड हुआ। मतलब 1000 पे उसका रेशियो देखते हैं कि 1000 की पॉपुलेशन में कितना नया बच्चा जन्म लिया है
पर ईयर, उसको बोलेंगे क्या, बर्थ रेट या फिर नेटिलिटी रेट बोला जाता है। डेथ रेट और मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। क्या बोला जा रहा है, मोर्टेलिटी रेट में क्या होगा, एक होता है मोर्टेलिटी, एक होता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ होना, अब मोर्टेलिटी का मतलब मोर्टेलिटी, स्पर्म का मोर्टेलिटी जैसे देख रहे थे, तो स्पर्म का स्पीड, स्पर्म का आगे बढ़ने का स्पीड या फिर उसका चलना, उसको बोलते हैं क्या, मोर्टेलिटी। ये क्या है, मोर्टेलिटी है, मतलब जो यहाँ पे डेथ रेट है, डेथ रेट कितना में, 1000 इंडिविजुअल में जितना लोगों का डेथ होगा पर ईयर, उसको बोलते हैं डेथ रेट। एक चीज बताओ, जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। तो बर्थ रेट इंक्रीज किया तो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, और यहाँ पे डेथ रेट डिक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन साइज, डेथ रेट डिक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन जब डेथ रेट बढ़ेगा, मोर्टेलिटी रेट, तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने के कारण मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ और पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ ऑफ द न्यू बॉर्न इंक्रीजेज, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चा पैदा ले रहा है उसका डेथ हो जाना, उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करेगा। MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल डेथ रेट इंक्रीजेज, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर इंक्रीज करेगा, डेथ रेट इंक्रीज करेगा मदर का, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगा। पॉपुलेशन विथ रिप्रोड्यूसिबल एज में कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन साइज। क्या बोल रहा है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, तो इसमें रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हो जाएंगे, उससे भी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करता है। इसीलिए किसी भी कोई कंट्री है उसको यंग कंट्री बोला जाता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह यंग कंट्री है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, तो उससे भी क्या होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन में देखो, मान लो कोई एक सर्टेन लोकेलिटी है, उसमें अगर जो बाहर से लोग आएंगे तो वहां का पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, वहां से लोग बाहर जाएंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगा। उसी को बोलते हैं माइग्रेशन, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आना, इमाइग्रेशन मतलब एग्जिट होना, बाहर जाना। जैसे देखो, इमाइग्रेशन मतलब एग्जिट और इमिग्रेशन का मतलब इन, मतलब उस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करेगा इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन पे। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, मेंबर एडेड इन पॉपुलेशन, तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंडिविजुअल मूव आउट ऑफ द पॉपुलेशन, तो क्या करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। तो इस जो पॉपुलेशन है उससे जो इंडिविजुअल है वो मूव कर जाएंगे और वहां से निकल जाएंगे, तो उस पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज कर जाएगा, और वहां पे न्यू मेंबर ऐड होंगे तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा। अब देखो नोट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, 2% से कम था। दैट इज 20 इंडिविजुअल पर 1000 पर ईयर, मतलब एक साल में 1000 लोगों पे 20 का ग्रोथ हो रहा था, उसमें 20 इंडिविजुअल ऐड हो रहे थे। ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, जो डेथ रेट में डिक्लाइनेशन आया, कमी आया है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, प्रोबेबल रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे ये भी कारण है, जो क्या बोल रहा है, जो डेथ रेट है वो कम हुआ और रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग बढ़ गए, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो जो डेथ रेट कमने के पीछे क्या कारण है कि अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिल जाना, और उसके बाद जो रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब जितना न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड बर्थ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिप्रोड्यूसिबल एज बढ़ेगा। एक जो रिप्रोड्यूसिबल एज है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। ये मेन रीजन है। ग्रोथ रेट 2001 में ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 1.7 था ग्रोथ रेट, और 2011 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से
2%, लेस देन 2% लिखता है, लेकिन मान के चलते हैं 2% ही क्वेश्चन आता है 2% के हिसाब से, तो 20 इंडिविजुअल पर 1000 पर ईयर, इसमें एडिशन हुआ। आरसीएच प्रोग्राम क्या था? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ओनली मार्जिनल। हम इसके पहले आरसीएच प्रोग्राम के स्ट्रेटेजी को पढ़े थे, तो वहां पे इतना सारा डिस्कस किए, लेकिन इसका आउटपुट क्या निकला कि आरसीएच प्रोग्राम से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो कमा तो, लेकिन बहुत मार्जिनल, एकदम स्लाइड कमा, मतलब बहुत थोड़ा कमा है। बहुत थोड़ा कमने का मतलब क्या हुआ? जो इंक्रीजमेंट है पॉपुलेशन का और जो डिक्रीज करने का रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है इन कंपेयर टू इंक्रीजमेंट। जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है उसके अपेक्षा, उसके कंपैरिजन में जो डिक्रीज हुआ है आरसीएच प्रोग्राम के तहत वो बहुत मार्जिनल है, बहुत कम है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट could lead to an absolute scarcity of even basic needs like food, shelter and cloth। इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उस टाइम पे क्या होगा, जो बेसिक नीड है वो भी लोगों को नहीं मिल पाता है, वो अच्छे से जो फूड, शेल्टर एंड ब्रेड ये सब नहीं मिल पाता, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी अच्छे से नहीं मिल पाता ड्यू टू द पॉपुलेशन। स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन कम करने का या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है उसको ओवरकम करने का, उससे कैसे लड़ना है या फिर उसको कैसे कम करना है उसका तरीका। जैसे क्या है? मोटिवेटेड द पीपल टू हैव अ स्मॉल फैमिली, इंटेंसिव गिवन टू कपल विद अ स्मॉल फैमिली। मतलब जो फैमिली छोटा है उसको मोटिवेट करेंगे कि तुम छोटा परिवार ही रहो, और जो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसे कपल्स को इंटेंसिव दिया जा रहा था, मतलब एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा था ताकि वो स्मॉल फैमिली की ओर बढ़ें, ताकि वो स्मॉल फैमिली को अडॉप्ट करें, मतलब स्मॉल फैमिली नॉर्म को अडॉप्ट करें। जैसे 2 ही बच्चा पैदा करना या सिंगल चाइल्ड को पैदा करना या फिर स्मॉल फैमिली बनाना। तो जो अर्बन एरिया में जो एम्प्लॉय थे या वर्किंग वुमेन, वो सब इसको अच्छे से इसको पॉजिटिव वे में ली और उसको बहुत सारा इंटेंसिव भी मिला, जिसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में छूट मिलना, ये सब गवर्नमेंट दे रहा था ताकि लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को अपनाए या फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को अपनाए। तो इंटेंसिव दिया जा रहा था गिवन टू द कपल विद स्मॉल फैमिली, जिस कपल के पास छोटा परिवार था उसको इंसेंटिव दिया जा रहा था। स्टैट्यूटरी राइजिंग मतलब क्या बोल रहा है? फोर्सफुली जो मैरिजेबल एज है उसको बढ़ा दिया गया, फीमेल के लिए 18 कर दिया गया और मेल के लिए 21 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो क्या बोल रहे थे, जो मैरिजेबल एज था वो कम था, तो बाल विवाह वगैरह का जो केस आता था उसमें क्या होगा, ज्यादा पहले शादी होगा तो बेबी का वो बच्चा भी ज्यादा पैदा होगा, तो उसको क्या किया गया, उसको इंक्रीज कर दिया गया, जो मैरिजेबल एज है उसको बढ़ा दिया गया। फीमेल के लिए 18 कर दिया गया और मेल के लिए 21 कर दिया गया। प्रमोट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिवाइसेज, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइसेस को यूज करने प्रमोट किया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर डिवाइस का यूज करें ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच पाए। एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर, बिल्स एक्सेट्रा शोइंग द हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रेन। क्या बोल रहा है? पोस्टर लगाया गया मीडिया में, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया के थ्रू लोगों के बीच अवेयरनेस पहुंचाया गया कि जो छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है। स्मॉल फैमिली विद 2 चाइल्ड आर हैप्पी फैमिली। ऐसा सब लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन फैलाया गया और स्लोगन क्या दिया गया? स्लोगन दिया गया, हम 2 हमारे 2, बी 2 आवर्स 2। छोटा परिवार सुखी परिवार, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, ये सब स्लोगन दिया गया ताकि लोग मोटिवेट हो पाए। मेनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग हैव इवन अडॉप्ट 1 चाइल्ड नॉर्म। जो वर्किंग वुमेन थी वो 1 चाइल्ड नॉर्म के पॉलिसी को अपनाई और इसको क्या, जो
प्रोग्राम चल रहा था उसको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसको बोलते हैं? ऐसा मेथड जिसके थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे दीज आर द मेथड डिवाइस दैट यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी से क्या करेगा? इसको प्रिवेंट करेगा। फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जब कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या फिर उसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ज़्यादा महंगा रहेगा या फिर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो उसको कौन यूज करेगा? नहीं यूज करेगा। नहीं यूज करेगा तो क्या होगा? पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। इसीलिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव उसी को बोला जाता है जो इजीली अवेलेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज्यादा महंगा ना हो, यूजर फ्रेंडली हो, वो आसानी से यूज कर पाए, रिवर्सिबल हो। जब कोई कपल चाहे कि हमको अब कंसीव करना है तो वो कंसीव कर पाए, अगर वो नहीं चाहे कि हमको कंसीव नहीं करना है तो वो क्या बोल रहे हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर है या फिर मेथड है उसके थ्रू उसको वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर पाए। तो ये होता है क्या? रिवर्सिबिलिटी। फिर इसमें और क्या है? शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर, मतलब जो कपल है उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर की कमी नहीं आनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने के बाद उसके डिजायर में कोई कमी नहीं आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। लिस्ट साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट भी कम होना चाहिए। इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव हो। अब बताओ, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है कपल्स और वो इफेक्टिव ही नहीं होगा तो कोई यूज करने का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोके। अब देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक आ गया टेम्पोररी मेथड, दूसरा परमानेंट मेथड। टेम्पोररी मेथड, इसमें क्या होगा? इजी रिवर्सिबिलिटी होगा, मतलब आसानी से उसको रिवर्सिबल हो सकता है। अगर जो आप जब चाहे तो कंसीव कर पाएंगे, जब नहीं चाहे तो कंसीव नहीं कर पाए। मतलब अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाइएगा। मतलब जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करेगी वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच पाएगी, और जो नहीं करेगी, जब मन होगा तो वो बच पाएगी, जब मन नहीं होगा तो वो कंसीव करेगी। जैसे इसको हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रही है, बैरियर का इस्तेमाल कर रही है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच पाएगी, मतलब उसको अवॉइड कर पाएगी। और जो जब उसके मन में होगा, जब उसको चाहिए कि हमको कंसीव करना है, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हटाएगी या फिर उसका इस्तेमाल कम कर देगी, इसका इस्तेमाल बंद कर देगी, तो वो कंसीव कर पाएगी। नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड, रिदम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और कैलेंडर मेथड। इसको क्या बोला जाता है? कैलेंडर मेथड भी बोला जाता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी बोला जाता है, सेफ पीरियड, और इसको रिदम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोला जाता है। मतलब जो नेचुरल मेथड है इसमें आ गया 3 टाइप का, एक विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया और सेफ पीरियड। सेफ पीरियड को ही क्या बोला जा रहा है? कैलेंडर मेथड भी बोला जा रहा है, और रिदम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी बोला जा रहा है। तो ये सारा क्या आ गया? नेचुरल मेथड आ गया। नेचुरल मेथड के अलावा यहाँ पे क्या है? बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, आईयूडी बोला जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इम्प्लांट एंड इंजेक्टेबल है। कोई ऐसा डिवाइस है जिसको इम्प्लांट किया जाता है और उसको इंजेक्ट भी किया जाता है एज अ इंजेक्शन। अब देखो परमानेंट मेथड में 2 टाइप का आएगा, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। इसमें जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत पुअर है, मतलब एक बार ये सर्जिकल प्रोसेस है, एक बार हो गया तो ये रिवर्सिबल, मतलब उसका सही होना मुश्किल है, मतलब नहीं होता है जनरली, तो इसका रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर है। देखो टेम्पोररी मेथड में क्या आएगा? नेचुरल मेथड में क्या होगा? जनरली फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना है, तरीका जो भी हो, तो फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने का अलग अलग तरीका है। नेचुरल में कुछ और है और फिर केमिकल में कुछ और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? नेचुरल मेथड में सेफ पीरियड, रिदम मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और कैलेंडर मेथड, इतना सारा एक ही का नाम है। सबसे बढ़िया इसका नाम क्या है? सेफ मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये सब आता है एग्जाम में।
कैलेंडर मेथड भी आता है। सारा नाम इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई कम इंपॉर्टेंट है, सारा नाम इंपॉर्टेंट है। कपल शुड अवॉइड रिफ्रेन सॉरी कपल शुड अवॉइड क्वार्टस सेक्स फ्रॉम डे 10 to 17 of menstrual cycle, as this is the highly fertile period and chance of ovulation during this period is high। क्या बोल रहा है, हर एक फीमेल को या फिर हर एक कपल को बोला जा रहा है कि आप 10 से 17 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे है, जो ब्लीडिंग के बाद जो फर्स्ट डे काउंट किया जाता है, उसमें 10 to 17 डे तक 17 डे 10 डे से 17 डे तक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बचे, मतलब सेक्सुअल क्वार्टस ना हो, ताकि उस टाइम पे जो फीमेल होती है वो हाई फर्टिलिटी रेट रहता है, मतलब ओव्यूलेशन होने का चांस ज्यादा रहता है, उसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। तो इसमें क्या होगा, अगर जो कोई फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन का है, 26 डे का है, तो उसमें ओव्यूलेशन कितने दिन पे होगा, 12th डे पे होगा। इसको हम निकालने के लिए भी बता देते हैं। हम ये बताए थे कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, उसका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, 14th डे का। तो मान लो किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का, तो हमको पता करना है कि उसका ओव्यूलेशन कब होगा। तो ये तो 14 दिन कंफर्म है ना कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम कितना दिन जीवित रहता है या फिर कितना दिन वो तक वो रहता है, 14th 14 दिन, 14th नहीं लिखते, 14 डे। उसका लाइफ स्पैन है 14 दिन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब, फर्टिलाइजेशन के बाद ये और लंबा रहता है। तो ये 14 दिन तक रहा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 14 दिन तो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ हो गया, तो 28 माइनस 14 करेंगे तो ये 14 डे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 28 माइनस 14, तो 14 डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अब देखो किसी भी कोई फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है 26 डे का, तो इसका ओव्यूलेशन का डे निकालना है। ओव्यूलेशन कब होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 26 माइनस 14, क्योंकि सब कुछ कम सकता है बढ़ सकता है डे, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम का जो लाइफ है वो 14 दिन का है, वो कभी नहीं घटेगा ना बढ़ेगा। 26 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 12th डे पे। 12th डे पे क्या होगा, 12th डे पे ओव्यूलेशन होगा। 12th डे पे ओव्यूलेशन होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने भी दिन का हो उसमें से 14 माइनस करना है, क्योंकि 14 दिन कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन है, उसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसके लास्ट डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। मतलब 28 में 14 को माइनस किए तो 14th डे पे 14वां दिन पे ओव्यूलेशन होगा। अगर जो 26 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें 14 दिन माइनस करेंगे तो 12th डे पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। देखो तो क्या बोल रहा है, 10 से 17 डे तक एवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। तो एवॉइड करने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि फीमेल का जो ओवम है वो 12 से 24 घंटा लाइव रहता है, वायबिलिटी मतलब वो जिंदा रहता है, लिविंग रहता है, और स्पर्म का 3 से 5 दिन है। यही मेन कारण है। क्यों, देखो ऐसा क्यों होता है। अगर जो मान लो इसको यहाँ पे लिख देते 13, 12, 15, 16, 17, 10 और 9। यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो इजैकुलेशन हुआ, स्पर्म आया 10th डे पे, तो इसका लाइफ स्पैन कितना है, 5 दिन का। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 15 दिन तक वो रह सकता है, 15th डे तक। अगर जो इजैकुलेशन हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रहेगा 5 डे तक। उस टाइम पे किसी भी डे में ओव्यूलेशन होता है तो वो स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा।
अगर किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 डे का है तो 12th डे पे उसका ओव्यूलेशन होगा। तो अगर मान लो 10th डे पे इंसेमिनेशन होता है तो फिर भी 12th डे पे जाके वो फर्टिलाइज कर सकता है। अगर इंसेमिनेशन इससे पहले होगा तो वो कहां तक जाएगा, मान लो वो 13 डे पे 12 डे पे उसका ओव्यूलेशन हो रहा है तो वो फर्टिलाइज फिर भी कर पाएगा, लेकिन फिर भी 10 से 17 दिन इसलिए बोला जाता है ताकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन का चांस ज्यादा होता है, उससे पहले थोड़ा कम होता है, क्योंकि हर एक फीमेल में 4 दिन से 5 दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे ज्यादा होता है तो वो थोड़ा डिजीज कंडीशन आ जाता है। इसलिए बोला जा रहा है क्या 10 से 17 डे तक सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। फीमेल क्या होगी यहाँ इतना दूर तक फर्टाइल होगी 10 से 17 डे तक, तो यहाँ पे आराम से बचा जा सकता है जब इसके पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या फिर 17 डे के बाद हो। इसमें भी चांस बहुत ज्यादा है फेल होने का, इसमें भी चांस ज्यादा है फेल होने का। क्या बोला जा रहा है, ओव्यूलेशन एट 14 डे पे होगा जब किसी का 28 डे का साइकिल है, 30 डे का है तो ओव्यूलेशन 16 डे पे होगा। एक चीज देखो, अगर जो ओव्यूलेशन इस टाइम पे हुआ 14 डे पे तो ये 12 से 24 घंटा जीवित रहेगा, मतलब मैक्सिमम एक दिन मैक्सिमम एक दिन। अगर स्पर्म आया 10th डे पे ये तो 5 दिन रह सकता है जिंदा, तो 5 दिन में क्या आएगा, ये 15 डे पे भी आएगा तो इसको फर्टिलाइज कर देगा। ये 9th डे पर अगर जो होता है तो 1 2 3 4 5 फिर भी फर्टिलाइज कर देगा। 8th डे पे आएगा तो 1 2 3 4 5 चांस कम है। 7th डे पे रहेगा तो बिल्कुल चांस नहीं है, इसमें तो चांस है ना, ये कर सकता है। अगर जो ओव्यूलेशन हुआ 13 डे पे तो उसको और इधर शिफ्ट कर दो, मतलब स्पर्म का 5 दिन काउंट करके चलना है कि उतना दिन वो फर्टिलाइज कर सकता है। अगर जो ओव्यूलेशन 14 डे पे हो रहा है अवॉइड करेंगे किस डे पे, 7 डे पे, या फिर ओव्यूलेशन 12th डे पे हो रहा है तो अवॉइड और पहले करेंगे 6 डे 5 डे 4 डे इस टाइप से। तो इसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो 10th 11 12 13 14 15 16 17 इसको क्या करना है, इसमें अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को। तो स्पर्म का वायबिलिटी कितना होता है, 3 से 5 दिन, और फीमेल का 12 से 24 घंटा। विथड्रॉ मेथड और क्वार्टर्स इंटरप्ट, इसमें क्या होता है, जब कोई कपल जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब इजैकुलेशन होने वाला रहता है, मतलब स्पर्म इजैकुलेट होने वाला रहता है, इंसेमिनेशन का प्रोसेस होने वाला रहता है, उसी टाइम पे पेनिस को वो बाहर कर लेगा, तो जो इंसेमिनेशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना होकर वो बाहर इंसेमिनेट करेगा, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन का चांस कम होता है। दिस मेथड हाईएस्ट फेल्योर, इसका फेल्योर भी ज्यादा है। इसमें क्या होगा, बहुत बार ऐसा भी कंडीशन आता है, जब एक बार हम बताए थे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से कुछ म्यूकस रिलीज करता है, उसमें भी कभी कभी स्पर्म आ जाता है। तो इस कारण से क्या होगा, जो ल्यूब्रिकेशन के लिए जो म्यूकस रिलीज हुआ था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, उस टाइम में भी अगर जो स्पर्म आ गया तो वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसलिए इसका फेल्योर रेट बहुत ज्यादा है। इफ द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस, अपने पेनिस को वो विड्रॉ कर लेगा, बाहर निकाल लेगा, कहां से, वेजाइना से, ताकि इजैकुलेशन या फिर इंसेमिनेशन से वो बचा पाए, अवॉइड कर सके कि इंसेमिनेशन उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना हो। अब देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया, इस मेथड से क्या होगा कि इस लैक्टेशनल एमिनोरिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। जब इंटेंस लैक्टेशन होता है फीमेल में, इंटेंस लैक्टेशन का मतलब जो मदर है ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलर करवाती है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, क्योंकि मिल्क के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, प्रोलैक्टिन चाहिए, और प्रोलैक्टिन जो है वो निगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को।
तो क्या करेगा, ये निगेटिव फीडबैक देगा GnRH को और FSH एंड LH को। तो इससे क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता है तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवम जो है सेकेंडरी oocyte है, उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शियरी फॉलिक्यूल और ग्राफियन फॉलिक्यूल के अंदर था वो। तो जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा ही नहीं तो oocyte बनेगा ही नहीं, सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। इंटेंस लैक्टेशन, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एमिनोरिया मतलब ए मतलब एब्सेंट और नोरिया मतलब क्या होगा, एमिनोरिया, ए मतलब एब्सेंट, मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एब्सेंट हो जाता है, और एब्सेंट होने के पीछे कारण क्या है कि उसमें जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जो फॉलिकुलर सेल होता है, ग्रेनुलोसा सेल, वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है और वही एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियल वॉल। इंडोमेट्रियल वॉल के थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। जब एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो एस्ट्रोजन भी सीक्रेट नहीं करेगा, एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं करेगा तो इंडोमेट्रियल वॉल का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। और जब इंडोमेट्रियल वॉल का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसमें ब्रेक डाउन का भी कोई टेंशन नहीं है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन का टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेटिंग फेज इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, हिंस नो फर्टिलाइजेशन विल अकर, तो फर्टिलाइजेशन भी होने का चांस बिल्कुल नील है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कंसेप्ट ऑफ लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसका कंसेप्ट क्या है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो एक्ट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के, सॉरी इंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करवा रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करवा रहा है जो लैक्टोजेनिक इफेक्ट शो करता है। मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो रिलीज करवा रहा है प्रोलैक्टिन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो जो जो प्रोलैक्टिन जो है वो किस चीज में हेल्प करेगा, लैक्टेशन में हेल्प करेगा, वो हेल्प करता है लैक्टोजेनिक इफेक्ट में, मतलब सिंथेसिस और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। और ये जो प्रोलैक्टिन है ये निगेटिव फीडबैक देता है, मतलब GnRH के सिक्रीशन को रोकता है, और जैसे ही GnRH का सिक्रीशन कम होगा, नहीं होगा, तो FSH एंड LH का भी सिक्रीशन नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है, GnRH को रोक रहा है, इसके सिंथेसिस को रोक रहा है। तो क्या करेगा, जब GnRH रिलीज नहीं होगा तो गोनाडोट्रोफिन भी रिलीज नहीं होगा, मतलब FSH एंड LH भी रिलीज नहीं होगा। तो जैसे गोनाडोट्रोफिन रिलीज नहीं होगा तो FSH और LH नहीं रिलीज होगा, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी नहीं होता है और ओव्यूलेशन भी नहीं होता है। तो ना ओव्यूलेशन होगा ना ओवम का फॉर्मेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। और जब ओव्यूलेशन नहीं होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इंडोमेट्रियल वॉल का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ तक आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बाद, और बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।